जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फार साइटेडनेस यानी विजन यानी दूरदृष्टि की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी को बहुत पहले ही महसूस हो चुका था कि श्रीलंका में झोला उठाकर भागने वाला सियासी तमाशा होने वाला है। इसीलिए उन्होंने CAA के तहत इंडियन सिटीजनशिप का फायदा लेने वालों में श्रीलंका के हिंदुओं को शामिल नहीं किया था। न जाने कितने लोग मोदी सरकार को उल्टा सीधा कह रहे थे, गलत समझ रहे थे कि श्रीलंका के हिंदुओं को नागरिकता कानून का फायदा क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार, क्योंकि आखिरकार श्रीलंका के हिंदू भी तो कई दशकों से टॉर्चर हो रहे हैं। श्रीलंका में तो बाकायदा तमिलों का नरसंहार हुआ है, लाखों तमिल डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उन्हें जबरदस्ती उनकी जगहों से हटाया गया है और इन तमिलों में ज्यादातर हिंदू ही हैं। तो ऐसे नफरती और वायलेंस मेजॉरिटेरियनिज्म के मारे श्रीलंकन हिंदुओं को CAA का फायदा तो मिलना चाहिए था। खैर, ऐसा तमाम जानकार सोचते हैं और सोचते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के विजन में बहुत दूर की तस्वीरें चल रही थीं। विजनरी प्रधानमंत्री मोदी को मालूम था कि परिवारवाद का अड्डा बन चुकी श्रीलंका की सत्ता एक दिन मुल्क को औंधे मुंह लेकर गिरेगी और उसके बाद यही CAA आने वाले वक्त में गले की हड्डी बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने श्रीलंका के हिंदुओं को इस स्कीम से बाहर रखा है। और दोस्तों, अब आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फार साइटेडनेस यानी विजन यानी दूरदृष्टि से जुड़ी एक बेहद अहम इंफॉर्मेशन और दे दूं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल यूरोप के बड़े बड़े मुल्क अपने यहां इस वक्त नेशनलाइजेशन यानी किसी बिजनेस को नेशन की प्रॉपर्टी के तौर पर ले लेना यानी राष्ट्रीयकरण की मुहिम चला रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन से दूरी बना रहे हैं। लेकिन हमारे विजनरी प्रधानमंत्री ठीक इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। खैर, पहले यूरोप के बड़े मुल्कों में नेशनलाइजेशन की चल रही मुहिम को जरा समझ लें। तो आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस SA EDF का नेशनलाइजेशन करने की स्कीम का ऐलान किया है। बॉर्न ने फ्रांस की संसद को एड्रेस करते हुए कहा है कि अपने बिजली प्रोडक्शन और डिस्प्ले पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें जंग के नतीजों यानी रूस यूक्रेन जंग में और आने वाले भारी चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी सोवरेनिटी श्योर करनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको कंफर्म करती हूं कि इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी EDF की पूंजी का 100% ओनरशिप सरकार की है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी भी मुल्क में गज़प्रोम PJSC की एक यूनिट पर कंट्रोल करने को उतावला है, जो गैस सप्लाई से जुड़ी हुई है। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर रॉबर्ट हैबेक ने बर्लिन में जर्नलिस्ट के एक ग्रुप से बात करते हुए कहा है कि फेडरल नेटवर्क एजेंसी एक शेयर होल्डर का रोल अपनाते हुए सप्लाई की सिक्योरिटी एश्योर करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। और यही नहीं, इटली के मिनिस्टर वहां की लुकोइल रिफाइनरी का नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं।
और दोस्तों देखिए भारत में इस वक्त क्या हो रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा है। देश की तेल और गैस पाइपलाइन, एयरपोर्ट, बंदरगाह वगैरह का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस मसले को लेकर कितनी दूर की फिल्म देख रहे हैं ये तो समझना पड़ेगा। लेकिन दुनिया के तमाम जानकारों का मानना है कि अभी जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है उसकी एक बड़ी वजह प्राइवेटाइजेशन ही है। श्रीलंका में बंदरगाहों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में लंबे वक्त से एक मुहिम चल रही थी। ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी और ऑपोजिशन पार्टीज भी इस विरोध में शामिल रही हैं। श्रीलंका सरकार ने पहले हम्बनटोटा बंदरगाह को कर्ज के बदले चीन को सौंपा। उसके बाद ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का ठेका भारत के अडानी ग्रुप को देने का फैसला किया। बढ़ते दबाव के चलते इस फैसले को वापस ले लिया गया। श्रीलंकाई सरकार ने देश में एजुकेशन सिस्टम के प्राइवेटाइजेशन की स्कीम भी बनाई थी। इसके विरोध में स्टूडेंट्स एकजुट हुए और पिछले कुछ दिनों से आप जो सोशल मीडिया पर श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और प्राइम मिनिस्टर हाउस पर जनता के कब्जा करने के वीडियो फुटेजेस देख रहे हैं ना, इस पूरे प्रोटेस्ट की अगुवाई वहां के स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुल्क के प्रधानमंत्री के विजन पर भरोसा रखें। झोला उठाने वाला तमाशा भारत में नहीं होगा। वैसे भी विजनरी सरकार अब चीनी कंपनीज की हजारों करोड़ की टैक्स चोरी तो पकड़ रही है। दोस्तों जरा फिर से साहिब का विजन समझें। दरअसल पहले Xiaomi, फिर Vivo और अब Oppo की टैक्स चोरी की खबरें आ रही हैं। वो भी छोटी मोटी नहीं, हजारों करोड़ की टैक्स चोरी। आपको याद दिला दूं कि 2014 के पहले Oppo, Vivo भारत के मार्केट में मौजूद ही नहीं थे। Xiaomi बस घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की लोकल कंपनियां उसे तगड़ी टक्कर दे रही थी। भारतीय बाजार का एक लोकल ब्रांड माइक्रोमैक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 2014 के दूसरे क्वार्टर में जब विजनरी प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली ही थी, माइक्रोमैक्स की बिक्री सैमसंग के बराबर हो गई थी। तकरीबन 17% मार्केट पर माइक्रोमैक्स का कब्जा था। इसके अलावा लावा, कार्बन और इंटेक्स जैसे भारतीय ब्रांड भी मार्केट में छाए हुए थे। लेकिन जैसे ही हमारे विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उनकी बनाई पॉलिसीज ने चीनी ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दिया। 2018 आते आते चीनी कंपनियां बाजार के 60% पर कब्जा करके बैठ गईं और भारतीय कंपनियों का भट्टा बैठता चला गया। अगले साल 2019 में भारत के 72% स्मार्टफोन की मार्केट पर चीनी ब्रांड का कब्जा हो गया। चाइनीज कंपनियों का दबदबा बढ़ने के चलते माइक्रोमैक्स और इंटेक्स जैसी कंपनियों को प्रोडक्शन के काम से जुड़े लोगों की छटनी करनी पड़ी और मार्केट से भी ब्रांड आउट हो गया। जबकि विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी मेक इन इंडिया की थी, पर उन्होंने प्रमोट चाइनीज ब्रांड को किया। 2021 में चाइनीज कंपनी BBK ग्रुप ओप्पो, वीवो, रियलमी और OnePlus और Xiaomi, रेडमी और पोको भारत के लगभग 85% मार्केट को अपने कब्जे में कर चुकी हैं। इस दौरान Xiaomi, ओप्पो और वीवो ने लाखों करोड़ के मोबाइल बेचकर भारत में खपा डाले, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की फाइलिंग में घाटा दिखाती रहीं। जबकि इस दौरान उनकी जबरदस्त बिक्री हो रही थी। पिछले 5 सालों से किसी भारतीय जांच एजेंसी की नींद नहीं खुली, क्योंकि चीनी मोबाइल कंपनियां PM केयर में सीक्रेट डोनेशन दे रही थीं। Xiaomi ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए दिए, हवाई ने 7 करोड़, OnePlus ने 1 करोड़, ओप्पो ने 1 करोड़। इसके अलावा वीवो ने जय शाह के BCCI से जुड़ते ही IPL की स्पॉन्सरशिप 2022 तक के लिए ले ली। यह हजारों करोड़ का खेल था। खैर, जानकारों का मानना है कि पर्दे के पीछे कोई डील चल रही थी। वीवो ने 2021 में IPL स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लिए। ऐसा करते ही उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। जांच एजेंसी को ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो कर दिया गया।
उसके बाद से टैक्स चोरी की ढेरों खबरें सामने आने लगी। अब समझे चीन को सबक सिखाने के लिए फार साइटेडनेस यानी विजन यानी दूरदृष्टि वाले सुपर ह्यूमन ने कितनी मेहनत करी है। जिन मुल्क के गद्दारों को मेहनत नहीं दिख रही है, जो कह रहे हैं कि जब तक माल बट रहा था तब तक किसी को टैक्स चोरी की याद नहीं आ रही थी, जैसे ही माल बटना बंद हुआ टैक्स चोरी दिखने लगी। बेवकूफों को चोरी दिख रही है, मुल्क को तबाही से बचाने वाला विजन नहीं दिख रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।